Good morning, everyone. Very good morning to all of you. A very good morning to all of you. जुड़ जाइए एक बार फटाफट से. स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन. नंबर बेस्ड रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं, इन्हीं टॉपिक्स में नेक्स्ट आपके पास में जो हो जाता है वो हो जाता है न्यूमेरिकल ऑपरेशन. ठीक है. गणित में आप इसको एक अलग नाम से जानते हो. कुल मिला के जो गणित का सरलीकरण है, गणित में जो सरलीकरण होता है, सिंप्लीफिकेशन होता है. आप ऐसे समझ सकते हो ये रीजनिंग का सिंप्लीफिकेशन है. और यहां आपको कैलकुलेटिव होने के साथ साथ स्मार्ट भी होना पड़ेगा. ठीक है. अच्छी चीज ये है कि आपकी स्मार्टनेस और आपके थॉट प्रोसेस से एलिमिनेट होने वाले पैटर्न्स अब तक पूछे गए. कैलकुलेटिव पैटर्न्स को कम रखा गया. ठीक है. बाकी कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व कर दी जाए तो यहाँ पे बहुत डेडली क्वेश्चंस जो है इस टॉपिक से बनाए जा सकते हैं. अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें ना, तो सबसे ज्यादा प्रश्न जिस टॉपिक के कुल मिला के अब तक नंबर बेस्ड रीजनिंग के अंदर देखे गए, वो न्यूमेरिकल ऑपरेशन हमारे पास में हो जाता है. ठीक है. मतलब एक दौर था आपका 2021 का, जब इस अकेले टॉपिक के 25 में से 4 से 5, 6, 7 और कभी कभी तो 8-9 क्वेश्चन आ गए. ठीक है. बट ऑन एन एवरेज आप ये मान के चल सकते हो कि किसी भी परीक्षा में 20 भी सवाल आ रहे हैं तो आपको 2 क्वेश्चन जनरली इसके मिल जाएंगे. 25 आ रहे हैं तो 2 से 4 क्वेश्चन आपको इसके मिल जाएंगे. ठीक है. अगर 30 हैं तो उसमें आपके पास में 3 से 5 क्वेश्चन यहां से देखने को मिल जाते हैं इन जनरल. और पूछे गए हैं ऐसे, इनसे ज्यादा पूछे गए, बल्कि इनके एवरेज हमेशा हाई रहा है. ठीक है. और 50 क्वेश्चन जहां पे पूछे जाते हैं जिस एग्जाम में. ठीक है. 20 क्वेश्चन का एग्जाम हो, 25 क्वेश्चन वाला एग्जाम हो, 30 वाला एग्जाम हो हमारे पास में, या 50 वाला. 50 वाला कौन सा है? सीपीओ और स्टेनो. ठीक है. यूपीएसआई. और 20 वाला कौन सा है कि सर जीडी है, एमटीएस है. 25 वाले कौन से हैं? तो सीएचएसएल है हमारे पास में, सीजीएल है हमारे पास में. ठीक है. आईबीएसीआईओ है हमारे पास में. ठीक है. यहाँ पे 30 वाले तो इनके आसपास क्वेश्चन हमारे एनटीपीसी में आ जाते हैं, ग्रुप डी में आ जाते हैं, मेंस में आ जाते हैं, सीजीएल का मेंस, सीएचएसएल मेंस. ठीक है. तो ये सारी एग्जाम्स है आपकी, रेलवे हो या हमारे पास में. ठीक है. 30 क्वेश्चंस के आसपास ही आपके एएलपी में पूछ लिए जाते हैं. तो कुल मिला के आपके पास में प्रश्नों का जो आंकड़ा है हमारे पास में, जो न्यूमेरिकल ऑपरेशंस का पूछा जाएगा. ठीक है. आसान शब्दों में ये सरलीकरण है, लेकिन स्मार्टनेस के साथ में आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करने वाला सरलीकरण ये आपके पास में हो जाता है. ठीक है. न्यूमेरिकल ऑपरेशंस. अब न्यूमेरिकल ऑपरेशंस जो जनरली आप जानते हो. ठीक है. जनरली आप जानते हो कौन कौन से, कि सर भाग है, गुणा है, प्लस है, माइनस है. इनको आप बहुत अच्छे से जानते हो. ठीक है. दूसरे जिनसे आपका स्कूल में पाला कम पड़ा है, वो ग्रेटर देन, लेस देन. ठीक है. ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू. ये भी आपके कई बार न्यूमेरिकल ऑपरेशन में चिन्ह आ जाते हैं. ठीक है. तो और ये तो आपको पता ही है. इसके अलावा आपके ब्रैकेट्स, जिनके बारे में आप पढ़ के आए हैं. ठीक है. ऑफ का रिलेशन, जिसे हम हिंदी में का संबंध बोलते हैं. ठीक है. तो ये सारे रिलेशंस हमारे न्यूमेरिकल ऑपरेशंस के अंदर आ जाते हैं. और इनको सॉल्व करते टाइम सबसे पहली चीज, जब भी न्यूमेरिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला नियम जो आपको बचपन से जिसका नाम याद है वो है बोर्ड मास. ठीक है. बोर्ड मास. ये तो ऑपरेशंस हैं और ये कंपैरिजंस हैं. ठीक है. जैसे यहां हमारे पास एक बराबर होता है जो कि समानता को दर्शाता है, ये असमानता को दर्शाने वाले चिन्ह है. ठीक है. बराबर जो है ये समानता को दर्शाने वाला चिन्ह होता है. और ग्रिड, ये सारे जो हैं असमानता को दर्शाने वाले चिन्ह.
ठीक है। समानता जैसे आपके पास 10 रुपए, आपके दोस्त के पास 10 रुपए, तो आप कहोगे दोनों के पास 10-10 रुपए हैं, बराबर रुपए हैं। असमानता कि इसके पास मेरे से ज्यादा है, या मेरे पास इससे कम है, या उसके पास जो है मेरे से भी कम है। तो इस तरह के चिन्ह जो हमको दर्शाने वाले मिलते हैं गणित में, वो हमारे पास क्या हो जाते हैं यहाँ पर, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, ये असमानता को दर्शाने वाले चिन्ह हैं। और कहाँ प्रयोग होंगे, इस बराबर के स्थान पे होंगे। ठीक है, जैसे हम किसी भी समीकरण में बराबर का चिन्ह लगाते हैं और ये दर्शाते हैं कि LHS और RHS दोनों बराबर है, उसी प्रकार से हम समीकरण के अंदर इन चिन्हों को लगाते हैं और फिर हम कंपेयर करते हैं उनको कि लेफ्ट हैंड साइड में जितना है और राइट हैंड साइड में जितना है उनके बीच में क्या तुलना है। ठीक है, तो जो बराबर का हमारे पास औदा है समीकरण में, वही औदा इन चिन्हों का है। ठीक है, ऑपरेशंस की बात आती है तो ये सारे हमारे पास में ऑपरेशंस हो जाते हैं यहाँ पे, जिसमें से जोड़ बाकी गुणा भाग आप बचपन से करते हुए आ रहे हैं। और इन ऑपरेशंस के लिए हमारे पास में जो रूल है, वो रूल हमारे पास में हो जाता है बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास हमारे पास में यहाँ पर हो जाता है इन ऑपरेशंस के लिए। तो बोर्ड मास जो हमारे पास में है, ठीक है, और एक लेयर पे और वी बोर्ड मास ही हमारे पास में हो जाता है। तो चिन्हों की जो सीक्वेंस इसके अंदर होती है वो ये कि ये वी आ रहा है हमारे पास बार के लिए, ठीक है, ये बी आया है ब्रैकेट के लिए। ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटे ब्रैकेट यानी कि स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व किया जाता है। मझला ब्रैकेट यानी कि करली ब्रैकेट इसके बाद में है। बड़ा ब्रैकेट यानी कि बिग ब्रैकेट हमारे पास में आएगा। तो इस क्रम में सॉल्व करते हैं, पहले ये, दूसरे नंबर पे ये, और तीसरे नंबर पे ये। ठीक है, अगर ब्रैकेट होंगे तो इस सीक्वेंस में अप्रोच होनी चाहिए कि पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करें, फिर मझले को, फिर बड़े को। इसके बाद में आ जाता है हमारे पास ऑफ का रिलेशन, ये नेक्स्ट हमको टैकल करना होता है। अब बारी आती है चिन्हों की, कि ब्रैकेट भी हल करेंगे, अगर हम लोग ब्रैकेट भी सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर हमारे पास में क्या होंगे, चिन्ह होंगे। तो चिन्हों में बात की जाए तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करना है, इसके बाद गुणा को, फिर प्लस को, और फिर माइनस को। कि ब्रैकेट में कोई समीकरण हो हमारे पास में, ठीक है, तो ये हमारे पास ऑर्डर होगा जनरली, जिसको हम डी मास जो है हमारे पास में, डी मास भाग गुणा प्लस माइनस, ये क्रम हमारे पास में होता है। ठीक है, सबसे पहले बार को हल करते हैं, फिर ब्रैकेट में सीक्वेंस होती है छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। छोटे ब्रैकेट में भी चिन्ह होंगे तो चिन्हों में क्रम यही चलेगा, भाग गुणा प्लस माइनस, हमारे पास यही क्रम चलेगा डी मास का। ठीक है, ऑफ का नेक्स्ट आ जाता है, फिर डी मास का आ जाता है। यानी कि कोई भी समीकरण हल करना है तो इस ऑर्डर में देखो, इसी क्रम में सारे ऑपरेशन होंगे, इसको गड़बड़ करोगे तो कभी उत्तर सही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये रीजनिंग का सरलीकरण है। इस टॉपिक को अगर दूसरा नाम दिया जाए तो ये आपके पास में क्या है, रीजनिंग का सरलीकरण। और इस टॉपिक में बड़े ही शानदार तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, जो आपकी तार्किक क्षमताओं को ज्यादा चेक करने के लिए डिजाइंड होते हैं, एज कंपेयर टू कैलकुलेटिव। यानी कि आपकी गणना वाला भाग तो गणित के सरलीकरण में चेक हो जाता है, आपके तर्क वाला भाग चेक होता है यहाँ पे। ठीक है, आप किस लेवल पे तर्क कर पा रहे हो, क्या आप वही कैलकुलेशन कर रहे हो जहां आवश्यकता है, या आप बस सवाल दिखते ही चालू हो जाते हो, बस कैलकुलेशन है, करते जा रहे हो कि उत्तर निकालना है। ठीक है, इस कंपटीशन के दौर में आपको ये समझना पड़ेगा कि आंसर निकालना इज नॉट द मेजर पार्ट। ठीक है, मतलब जो छठी सातवीं आठवीं क्लास के बच्चे हैं आज के टाइम पे, उनसे भी अगर एसएससी के किसी भी एग्जाम का, आप सीजीएल ले लो, सीएचएसएल ले लो, एमटीएस, जीडी, स्टेनो, सीपीओ, फेज के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं ना, वो कर देते हैं ये सारे क्वेश्चंस। बल्कि इनसे भी बेहतर क्वेश्चंस तो स्कूल लेवल पे आ चुके हैं, पूछे जा चुके हैं, उनके सीट्स में होता है, एनसीईआरटी में होता है। 10वीं तक का सिलेबस आपके हर ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम के अंदर आता है। डिफरेंस ये है कि अब आप उस स्कूलिंग एज से निकल के और कंपटीशन की लाइन में आ चुके हो। अब आपसे एक्सपेक्टेड है कि जो ओवरऑल आपने स्कूल में सीखा, उसको आप बहुत फास्ट तरीके से एग्जीक्यूट कर सकें। ठीक है, और इस प्रोसेस में क्या होगा कि आपका जो तरीका है, आपकी जो अप्रोच है, वो आपको बदलनी पड़ती है। ठीक है, तो कंपटीशन पूरा गेम है आपके अप्रोचेस का। आपके अप्रोचेस बेस्ट होने चाहिए, आपके अप्रोचेस ऐसे होने चाहिए जो समय बचा सके।
आपके अप्रोच ऐसे हो जो आपको जल्दी उत्तर पे पहुंचाए, मतलब आंसर तो लाना ही है। ठीक है, आज के टाइम पे अगर टाइम की कोई लिमिट नहीं हो तो जितने भी 15-20 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं उसमें से 2-3 लाख लोग पूरे मैथ रीजनिंग कर दें। लिटरली मानता हूं मैं, इतना कोई हाई लेवल नहीं है कि स्कूल में अच्छे से जिसने स्कूलिंग करी है वो पूरा पेपर कर देगा, बशर्ते समय सबका अलग होगा। और ये चीज आपके कंपटीशन में जो पेपर बनाते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, उनको ऐसे बंदे चाहिए जिनकी डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता तेज है। ठीक है, प्रॉब्लम दिखते ही उसके सॉल्यूशन के लिए फटाक से उनका माइंड काम करता है, किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए, कैसे इसकी अप्रोच हो। और ज्यादातर पैटर्न्स के जो प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं, जैसे रीजनिंग में जो सवाल आता है, वो कहीं ना कहीं रियल लाइफ से रिलेट करते हैं। ठीक है, टॉपिक के दौरान मैं आपको समझाता हूँ कैसे कैसे वो रिलेट करेंगे। तो रियल लाइफ में जहां भी आप उनको फेस करो तो आपकी एक टेंडेंसी जनरेट हो जाए कि आप तुरंत उसके सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ पा रहे हैं। 36 सेकंड का समय मिलता है, क्या समझते हैं आप? उस 36 सेकंड में आपको सवाल पढ़ना भी है, समझना भी है, फिर सॉल्व करना स्टार्ट करना, सॉल्व करने के बाद में उसको टिक करना है, टिक करने के बाद अगले पे जाना है। दिस ऑल गिव्स यू 36 सेकंड्स इन ऑल, अगर हर क्वेश्चन में बराबर समय को बांटा जाए। फिर अगर आपका ये मानना है कि नहीं, हम तो रीजनिंग में समय बचाएंगे, मैथ के लिए ज्यादा समय चाहिए, तब तो 36 से भी आपका ये समय घट के 20 सेकंड हो गया। तो ऐसे में आपके अप्रोचेस जो हैं वो, अगर आपके दिमाग को आपको मैसेज देना है तो आप ये मैसेज दो कि मेरे को सिखाए हुए अप्रोचेस ऐसे हो जो मुझे कुछ सेकंड में आंसर पे पहुंचा दे। ठीक है, ज्यादातर जो आप कॉन्सेप्ट या पैटर्न देखें वो ऐसे होने चाहिए जो आपको तुरंत आंसर पे पहुंचा दे। और इसीलिए बेस्ट अप्रोच पे, बेस्ट कॉन्सेप्ट पे, बेस्ट तरीकों पे काम करना कंपटीशन लाइन में बहुत अनिवार्य है। ठीक है, नॉलेज का गेम स्कूल में था, वहां टॉप वही करता है जिसमें नॉलेज अच्छी है, जिसने मेहनत साल भर करी है, जिसने चीजों को सीखा है, वो परसेंटेज मार्क्स अच्छे लेकर के आएगा। वहां गेम ऑफ नॉलेज है, और वो एवेल्युएट भी इससे होता है कि परसेंटेज कितनी बनाई है या ग्रेड्स कौन सी है। लेकिन कंपटीशन इज नॉट एन एरा ऑफ ओनली नॉलेज। नॉलेज से पहले समय आता है, मैं नॉलेज प्लस समय नहीं बोलूंगा, समय पहले आ रहा है भाई। अब क्या होता है कि अच्छे से अच्छा धुरंधर भी प्रेशर में बिखर जाता है। जैसे अभी ताजा एग्जांपल दूं मैं कि इंडियन टीम बहुत सो गुड इन दी ग्रुप स्टेज मैचेस, पूरे मैच जीते, लेकिन फाइनल में बिखर गई, हाथ कांप रहे थे, फील्डिंग में बॉल नहीं पकड़ी जा रही थी। ठीक है, तो वैसा ही प्रेशर आपके ऊपर जनरेट होता है जब समय वाला कंपोनेंट आपके ऊपर डाल दिया जाता है। ठीक है, और इस चीज को मैं भली बात ही समझता हूं, और मेरे अप्रोचेस जस्टिफाई करते हैं कि समय जब बचाने की बात हो तो बेस्ट आपको मिलेगा यहाँ पे, जिनको आप अप्लाई करना सीख जाते हो तो आप ये समझ लो कि आपको मजा आएगा सॉल्व करने में, टाइम का प्रेशर आप महसूस ही नहीं होगा आपको। ऐसे अप्रोचेस है, ठीक है, सीखने में ही ऐसे अप्रोचेस है वो सारे। तो इन अप्रोचेस पे काम करना पड़ता है आपको। ठीक है, कंपटीशन में क्या अलग है, वो सिलेबस अलग नहीं है, 10वीं तक पढ़ के आ चुके हो, सब पढ़ लिया, कुछ अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। ये इक्विलिटी, इनइक्विलिटी, आपका ब्लड रिलेशन से सब टाइप के क्वेश्चंस, और अब तो रीजनिंग जो है उसके जो डिफरेंट कुछ टॉपिक्स है वो भी बच्चों को पढ़ाए जाते हैं एनसीईआरटी में, हो सकता है आपने पढ़े हो या नहीं भी पढ़े हो। ठीक है, तो आपको टाइम वाले कंपोनेंट पे काम करना है। तो जब, और मैं जो अप्रोचेस रखता हूं इन पे मैंने कोई एक आध साल का समय नहीं दिया। ठीक है, जितने भी 8-10 साल मैंने पढ़ाया है, मैंने अपने अप्रोचेस पे काम किया है हमेशा, कि कुछ ऐसा दिया जाए जिसको समझना आसान हो। और जो अगर स्टूडेंट को मैंने बोल दिया भाई तेरे को यहाँ से यहाँ तक ये स्टेप फॉलो कर रहा है, ये 3 स्टेप मेथड है, या आपके पास में एलिमिनेशन इस आर्गुमेंट से लगाना है, बस मन में बोलो, 10 क्वेश्चन निकालो, तुम्हारे दिमाग में वो थॉट प्रोसेस बनाओ, वो सवाल जल्दी होंगे। वैसे मेथड्स हैं, क्योंकि रीजनिंग में फॉर्मूलास नहीं चलते, या फिक्स कोई फॉर्मूला नहीं है, सीधी तरह तरी लगा दिया, समीकरण सॉल्व करना है, ये सब। ठीक है, तो इन तरीकों पे काम करना जरूरी है। अब देखो कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो कॉन्सेप्ट तो इतना ही है कि सर सॉल्व करेंगे तो वी बोधमास का ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक है, समानता की बात होगी तो बराबर का चिन्ह समानता को दर्शाता है, तो असमानता को दर्शाते हैं ये सारे के सारे चिन्ह हमारे पास में। ठीक है, सरलीकरण है, और रीजनिंग का सरलीकरण है एक तरीके से न्यूमेरिकल ऑपरेशंस आपके पास में। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट के नाम पे तो यही है कि इसका ध्यान रखो सॉल्व करते समय। अब तर्ककार अप्रोचेस का काम आता है कि कितने तरह के सवाल हैं।
तो 1 बाय 1 हम लोग सारे टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। जितने तरह के क्वेश्चंस अब तक पूछे जा चुके हैं वो सारे पैटर्न्स इसके अंदर होंगे, ठीक है। और उनको पूरा करने के बाद में कैसा भी वेरिएशन आपसे पूछ लिया जाए आप उसके लिए तैयार है, ठीक है। बल्कि कुछ नया टाइप भी बनाने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए भी आप तैयार रहेंगे, क्योंकि आप उतनी वेराइटीज कर चुके हैं। तो सारी वेराइटीज हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 देखते हुए चलेंगे, किस तरीके से न्यूमेरिकल ऑपरेशन आप लोगों से पूछा जाता है, रीजनिंग का जो आपके पास में सरलीकरण है वो पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले फाइंडिंग वैल्यू बेस्ड ऑन सिंप्लीफिकेशन ओनली, यानी कि केवल सरलीकरण के आधार पे आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। केवल सरलीकरण करना है, ओनली बोर्ड मास के नियम का ध्यान रखना है, और जिसमें भी आपके पास में सबसे मेजर है डी मास भाग गुणा प्लस माइनस, ठीक है, इसका जरूर ध्यान देना है। नेक्स्ट, यदि ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है गुणा, सी का अर्थ है माइनस, डी का अर्थ है भाग, तो भाग के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। क्या दिया है सवाल के अंदर, एक डायरेक्शन आपको दे दी गई है यहां पे, और डायरेक्शन में बताया गया है कि आपको चिन्हों को इस प्रकार से बदलना है, ठीक है। और यहां आपको एलएचएस और आरएचएस में दो समीकरण दे दिए, ठीक है। आपका कार्य है आपको यहां पर चिन्हों को बदलना है। तो यहां दे रखा है ब्रैकेट 9, ए का मान है यहां पर ए के लिए आया है, ए का अर्थ है प्लस 9, सी का अर्थ है माइनस माइनस 55, डी का अर्थ है डिवीजन डिवीजन 5, और बी का अर्थ है हमारे पास गुणा, और इधर एक टर्म है जो इसने गायब कर दी। फिर बराबर के बाद में आरएचएस जो है हमारे पास में, ये एलएचएस है, बीच में इक्विलिटी का साइन लग रहा है, इधर आरएचएस है। देखिए 10, और बी का अर्थ है गुणा 3, ए का अर्थ है प्लस 5। तो एलएचएस को सॉल्व करें, एलएचएस में एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट को हल करो। ब्रैकेट के अंदर एक प्लस का चिन्ह है, एक माइनस का चिन्ह है, एक भाग का चिन्ह है। और जब चिन्हों को हल करने की बारी आती है तो डी मास का ध्यान रखो। डी मास हमारे पास में है भाग गुणा प्लस माइनस, पहले भाग होगा, पहले भाग करेंगे तो ये हमारे पास में आ रहा है यहाँ पे 11। अब 9 प्लस 9 माइनस 11 है, तो 9 और 9 हमारे पास हो गया 18, 18 माइनस 11 आ जाएगा हमारे पास में 7। 7 को किससे गुणा किया जाए कि बराबर में आए, 10 गुणा 3 30 और 5 35, कितना आ जाए 35। तो अब इससे आगे आप जानते हो 7 को किससे गुणा किया जाना चाहिए, 5 से। तो 7 पंजे 35 कौन से विकल्प में है, डी विकल्प में, ठीक है। क्या हुआ है यहाँ पे, मैथ से क्या अलग है, मैथ में चिन्ह यहां लगा के दे देता है, यहां इसने डायरेक्शन में दे दिए, ठीक है। और हाँ, इस तरह के स्किल्स आपके लिए सीखना जरूरी है, क्योंकि जो आपकी वर्किंग प्रोफाइल होती है उसमें ये चीज काम आती है कि आपको कोई कोड दे दिया जाए ना, तो कितना जल्दी आप फिलअप कर सकते हैं उनको। प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले एक लेयर दे दी, उस लेयर को सॉल्व करो, फिर प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ठीक है। इक्वेशन बनाने के लिए भी आपको चिन्ह रखने पड़ेंगे, यहाँ भी आपका पेशेंस एक होगा कि आपको जल्दी तो करना है, बट क्या आप कामली हर एक चीज को प्रॉपर डेटा को इंसर्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि कई बार आप ऐसे काम करेंगे जिसमें गलती का स्कोप बहुत कम से कम होगा, ठीक है। तो वैसा ही यहाँ पे चिन्हों को रखो, कौन सा चिन्ह कहाँ आना चाहिए, क्योंकि आप बदलोगे तो आंसर गलत होगा। और रीजनिंग जैसे एग्जाम्स में आप लोगों को रीजनिंग के अंदर गलत ऑप्शन भी तुरंत मिलते हैं। मतलब मैथ में तो ये स्कोप है कि आप कुछ गलत कर देते हो तो आंसर नहीं मिलता, फिर आप दोबारा देख लेते हो। यहाँ तो आंसर भी मिल जाता है, क्योंकि घूम फिर के 2-4 तरह की गलतियों के सारे ऑप्शन यहाँ आपको सेट मिलते हैं। नेक्स्ट ऑप, अगला देखो, यहां एक समीकरण है और पूछा है कि इफ प्लस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है प्लस, गुणा का अर्थ है माइनस, भाग का अर्थ है गुणा, देन व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन इक्वेशन। दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। देखो यहां भाग का अर्थ है हमारे पास गुणा, 6 गुणा 4, और गुणा का अर्थ है -10, प्लस का अर्थ है भाग 2, और माइनस का अर्थ है हमारे पास +3। देखो ये हमारे पास कितना है 5,
ये हो जाएगा कितना, पहले भाग को सॉल्व किया फिर गुणा को करें तो 24, तो 24 माइनस 5 प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 24 और 3 27 माइनस 5, पहले प्लस कर दिया फिर माइनस, अब देखो 22, तो 22 कौन से विकल्प में है, डी विकल्प में आपको दे रखा है। ठीक है, क्या करना है, क्या सरलीकरण आपको परेशान करने वाला था कि नहीं, सरलीकरण आप में से हर कोई करेगा, डी मास करना है इसके अंदर बस। ठीक है, आपका काम कितना, चिन्हों को फटाफट प्लेस करो। ठीक है, अब इसमें स्पीड वाला फैक्टर कैसे, ये सवाल दिखा, अब आप तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दोगे। ठीक है, तो आपको तुरंत जैसे ये दिखा, दिखते ही क्या करना है, मतलब दिमाग में भी छोटे छोटे स्टेप क्या हो कि फास्टेस्ट हमारा पेन भी चले तो लिमिटेड चले, तो इसको देखते ही सबसे पहले लिखो 6 4 10 2 3 बराबर, बस इतना लिखा। फिर देखो यहां चिन्हों को मिलाओ कि भाग है, भाग का अर्थ है हमारे पास में गुणा आ रहा है, और गुणा का अर्थ हमारे पास माइनस है, प्लस का अर्थ हमारे पास में भाग है, माइनस का अर्थ हमारे पास में यहाँ पर प्लस है, ये लो इस तरीके से लिखो तुरंत। ठीक है, तो यहाँ समीकरण में हमने इन चिन्हों के साथ लिखा ही नहीं, हमारा पेन कितना चला, सटीक तरीके से उतना चला कि इसका सही समीकरण क्या होगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो आप में से कई तो इसमें पेन भी नहीं चलाएंगे, और कई अगर आपको पेन चलाने की आवश्यकता, आप पेन चलाओ, यानी कि एग्जाम हॉल में केवल ये 1-2 स्टेप आपको लिखने होते हैं, और इतना तो लिखना पड़ेगा क्योंकि सवाल तो लिखा हुआ स्क्रीन पर। ठीक है, नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में देखो, यदि प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है प्लस, तो इसके स्थान पर क्या आएगा यदि दिए गए समीकरण। ठीक है, समीकरण है, क्वेश्चन में सवाल की भाषा और डायरेक्शन को देख के आप समझ गए। ठीक है, अब इस चीज का ध्यान रखना, ज्यादातर जो इस तरह के सवाल आते हैं उनमें बिगिनर्स जो है, मतलब जो एक आध बार एग्जाम जिन्होंने नहीं दिया है या एक आध एग्जाम ही दिया है, वो कई बार जल्दबाजी में इसी इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, और एग्जामिनर जो है कई बार जो इसका सॉल्यूशन है वही विकल्प में दे देता है, आप आंसर टिक कर देते हो। तो रीजनिंग सॉल्व करते टाइम ध्यान रखो ये रीजनिंग है, मैथ्स नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्शन को पढ़े बिना काम चल जाएगा, डायरेक्शन को पढ़े बिना काम नहीं चलता है। ठीक है, तो यहां 7 20 5 20 2 बराबर, ये लिख दिया, चिन्हों को बदलो, भाग है तो भाग का अर्थ है हमारे पास में प्लस, आगे है माइनस तो माइनस का अर्थ है गुणा हमारे पास में, आगे है यहाँ पे गुणा तो गुणा का अर्थ है हमारे पास में भाग, और आगे है प्लस तो प्लस का अर्थ है माइनस। अब सॉल्व करें तो सबसे पहले भाग सॉल्व होगा, तो ये हमारे पास 5/20 1/4 है, तो 20 गुणा 1/4, ये कटा 5 बार। ठीक है, तो 5 आ गया यहां से, तो 7 + 5 - 2 बनेगा 10। कौन से विकल्प में है, सी विकल्प में आपको दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट हमारे पास में देखो, लेस देन का अर्थ है माइनस, एक्सक्लेमेशन का अर्थ है गुणा, ग्रेटर देन का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ है भाग, तो निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मूल्य क्या होगा, इसका मान क्या होगा। ठीक है, सवाल को देखा, नंबर लिख दिए हमने केवल, क्योंकि चिन्हों को तो बदलना है, 39 13 6 26, थॉट प्रोसेस वैसा ही जैसा आपको बताया जा रहा है। अब देखो चिन्हों को देख देख के बदलते हो रहो, स्क्रीन के ऊपर दिखेंगे आपको, ग्रेटर देन का अर्थ है प्लस हमारे पास में, डॉलर का अर्थ है यहाँ पर डॉलर है, डॉलर मींस डिवीजन, ये देखो प्लस इन्होंने लिखा है प्लस, और ये डॉलर, डॉलर का अर्थ है डिवीजन, तो ये डिवीजन। आगे देखेंगे एक्सक्लेमेशन का अर्थ है गुणा, और लेस देन का अर्थ है हमारे पास माइनस, ये आपको निकालना है। ये आ गया 3, और 3 × 6 हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पे 18। ठीक है, तो 183 + 18 - 26, इनके डिफरेंस की बात करें, माइनस का 8 है, -8 करेंगे 175 आएगा। कौन से विकल्प में है, ए विकल्प में आपको यहां पर दे रखा है। ठीक है, ए आपके पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अगला देखिए, फिर से डायरेक्शन दी है और आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखें 10 डिवीजन 5 गुणा 5 -30 + 3 बराबर क्या होगा। ठीक है, देखो ये हमारे पास में 2 है, 2 × 5 हमारे पास 10 होगा, 10 - 30 + 3 का मान कितना होगा, तो माइनस का 20 + 3 हमारे पास माइनस का 17 देगा। ठीक है, ये क्या हो गया, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसके जो चिन्ह थे, और यही फ्लो चल जाता है स्टूडेंट का जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता है। क्यों, क्योंकि मैथ पहले करिए तो मैथ का फ्लो आ जाता है, रीजनिंग कर रहा है तब भी कई बार ये चीज हो जाती है।
ये स्किप करनी। आप रीजनिंग के सवाल में जैसे नेक्स्ट पे आते हो 2 सेकंड का पॉज अनिवार्य है, देखो सवाल को कि हाँ हमको चिन्ह बदलने हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इस वाली गलती को अवॉइड करना है बस फ्लो में। और ये तो बड़ा प्यारा है, ठीक है, मैं दिखाना चाह रहा था, पर ज्यादातर टाइम आपको ऑप्शन भी मिल जाता है, तो आपको पीछे मुड़ने का मौका ही नहीं मिलता। ठीक है, ऑप्शन भी मिल जाएगा। देखो यहां पे भाग का अर्थ है यहां पे प्लस, ठीक है, आगे देखो गुणा का अर्थ है हमारे पास में भाग, नेक्स्ट देखेंगे माइनस का अर्थ है गुणा हमारे पास में, और प्लस का अर्थ है हमारे पास में यहां पर माइनस। तो देखिए 5 भाग 5 1 आ जाएगा हमारे पास में, 1 गुणा 30 30 आ जाएगा हमारे पास में, 10 और 30 40 में से 3 घटाओगे 37 आ जाएगा। इतना सा डिफरेंस है गलत आंसर सही आंसर की तरफ। और पता होती है चीजें, बट प्रेशराइज सिचुएशन में, जल्दी करना है एग्जाम की सिचुएशन में, पता होने के बावजूद, घर पे बहुत बार निकालने के बावजूद भी एग्जाम हॉल में ये दिखते ही इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, वो चीज स्किप करनी है। 2 सेकंड का पॉज जरूरी है यहाँ पे। यहाँ डायरेक्शन में आपको दी जाएंगी चीजें, महसूस नहीं होने देगा। और ये तो मेहरबानी है सवाल की, जो इसने डायरेक्ट सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो लिखा नहीं है। नेक्स्ट अगला आ जाओ, इंटरचेंज नंबर ऑपरेशंस। ठीक है, अब तक तो हमने बेसिक टाइप देखा, उस तरह के सवाल तो आप मैथ्स में बहुत करते हो। मैथ्स से अलग क्या हो गया यहाँ पे कि चिन्हों को इंटरचेंज आपको करना है। ठीक है, चिन्हों को क्या करना है, इंटरचेंज यहाँ पे करना है। अब इंटरचेंज नंबर ऑप्शंस हमारे पास कैसे हैं, देखिए दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए दिए गए विकल्पों में से किन 2 संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। कौन सी 2 संख्याएं आपस में बदली जानी चाहिए। ठीक है, देखो यहां हमारे पास में जैसे ये बोलता है 11 और 13 को बदल दे, तो अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूं एबीसीडी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, क्या चल रहे हैं, एबीसीडी क्रम के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। 11 यहां पे आ गया, ठीक है, और 13 यहां पे आ गया, तो ए विकल्प हमें बोल रहा है 11 और 13 को बदलो। तो आपको तो पूरा समीकरण लिखना है, केवल ये 2 इंटरचेंज करके। अब आप देखो इनका जो डिफरेंस होगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 3 2 1 123, और 123 में भाग देना है किसका, 27 का। तो ये हमारे पास में 27 का भाग इसके अंदर नहीं जाता है, 27 का भाग इसके अंदर नहीं जाता है। तो यहां देखते ही हमें पता चला कि भाग जो है वो पूरा नहीं जाएगा, तो आपको दिख जाता है, सबसे पहले दिखती है चीज। अगर पूरा नहीं जाएगा, डिविजिबिलिटी यहां पे नहीं है, तो ये सबसे पहले ऑब्जर्व होने वाली चीज है, इतना आपको पता लग जाता है। ठीक है, और ये पता लग जाता है तो ये आइडिया लग जाता है कि ये सही होगा कि नहीं होगा। जैसे जितने भी समीकरण हम एल्जेब्रिक फॉर्म में पढ़ते हैं, उन सब में हमारे पास में एलएचएस एंड आरएचएस दोनों होते हैं। ठीक है, तो ऐसे में अगर कोई समीकरण है और उसका आरएचएस हमारे पास में एक इंटीजर है, यानी कि एक पूर्णांक संख्या है, क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, इंटीजर नंबर हमारे पास में है, तो कहीं ना कहीं एलएचएस में भी जो नंबर्स हमारे पास में बनेंगे उसका भी जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, और ध्यान रखें कि ये जो प्लस और माइनस आते हैं ना किसी भी समीकरण में, ये यहां से ही अलग हो रहा है एक तरीके से। तो जहां तक गुणा और भाग की बात है, तो इन में जितने भी सेक्शन बन रहे हैं वो सारे के सारे इंटीजर होने चाहिए, क्योंकि आप इंटीजर में इंटीजर जोड़ोगे तो इंटीजर आएगा, इंटीजर से इंटीजर घटाओगे, पूर्णांक से पूर्णांक घटाओगे तो पूर्णांक आएगा, यानी कि यहां भिन्न आने का कोई स्कोप नहीं होता। ठीक है, भिन्न अगर आती है तो जितनी भिन्न आई है उतनी ही उसमें जुड़े या घटे, तब जाके वो बैलेंस होकर इंटीजर आ सकता है। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल कि अगर यहाँ पे भिन्न बन रही है, फ्रैक्शन फॉर्म हो रहा है, तो आप समझ जाओ समीकरण जो है वो आपको गलत आंसर की तरफ ले जाएगा। ठीक है, और ऐसे में केवल यहीं देख के हम रुक जाएंगे और इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट्स हैं और इनके लिए कोई रिटर्न फॉर्मूला नहीं हो सकता, आपको सुनना है, समझना है। ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं, रीजनेबल आर्ग्यूमेंट्स, बचपन से आप ये कैलकुलेशंस करते हो, आपको पता है भाग जाएगा नहीं जाएगा, आप देख सकते हैं।
बट क्या ऐसे में हम पूरी कैलकुलेशन करके देखें या शुरू में उसको नोटिस करके और वहीं से कैलकुलेशन को अवॉइड कर दें? यहाँ देखो 27 और 11 हमारे पास में है, तो ये बोलता है यहाँ 11 और यहाँ 27। अब देखो 13 घटेगा तो 121 बचेगा। 121 और 11 का भाग देंगे तो यहाँ तो भैया 11 बार जा रहा है। कितनी बार जाएगा? इसका मान 121 है, 11 का भाग देंगे तो 11 बार जाएगा। और अगर ये 11 हमारे पास में आया तो 11 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 33। ठीक है, 33 में से 6 घटाएंगे तो 27 आएगा। ये बात हमारी अथासत्य है। LHS इक्वल टू RHS हमारे पास में यहां पर आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? LHS इक्वल टू RHS यहां पर आ रहा है, तो ये करेक्ट है। अब हम तो चारों ऑप्शंस को ऑब्जर्व करेंगे और यहां से बहुत कंक्लूसिव आर्गुमेंट्स मैं आपको देने वाला हूं, जो इन सवालों के लिए बहुत यूजफुल होगा। वहीं अगर हम लोग 3 और 6 को बदलते, ठीक है, देखो संख्या को बदलने के लिए कहा जाए तो यहां एक चीज का ध्यान रखना, कई बार कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। संख्याएं हमारे पास में जैसे 123 है, ये संख्या है, 34 एक संख्या है, 9 भी एक संख्या है, 6 भी एक संख्या है हमारे पास में, 16 हो गया या 9 4 3 8 हो गया, ये सारे संख्याएं हैं हमारे पास अगर इंडिविजुअली इनको लिखा हुआ है। ठीक है, इंडिविजुअली लिखा हुआ है। और जब बात आती है अंकों की, तो कोई भी दुनिया की संख्या है वो एक अंक से, दो अंक से या कितने भी अंकों से उसका फॉर्मेशन हो सकता है, बन सकती है। जैसे यहाँ 3 अंक है, एक 3 भी हमारा अंक है, 2 भी हमारा अंक है, 1 भी हमारा अंक है। ठीक है, 3 एक अंक है, 4 एक अंक है हमारे पास, ये तो एक अंक की संख्या है, ये भी एक अंक की संख्या है, ये 4 अंकों की संख्या है जिसके अंदर 4 अंक हैं। ठीक है, क्या है? 4 डिजिट्स इसके अंदर हैं, 4 अंक इसके अंदर है, और ये एक नंबर है, एक कंप्लीट नंबर है हमारे पास में। ठीक है, तो दो तरह के आप लोगों को इंटरचेंज बोले जाते हैं, एक तो डिजिट इंटरचेंज और दूसरा नंबर इंटरचेंज। ठीक है, अब जब ये बोले कि नंबर इंटरचेंज करना है, तब तो पूरी संख्या को हम इंटरचेंज करेंगे, अंकों को नहीं। ठीक है, जैसे इसने बोल दिया, मान लो कि 6 को बदलो, 6 को बदल दो, तो 6 संख्या केवल और केवल हमारे पास यहां पे है, हम ये वाला 6 नहीं बदलेंगे। क्यों? संख्या 6 की बात हुई है, अंक 6 की बात नहीं हुई। लेकिन अगर बोला जाता है कि संख्याओं में 6 अंक को बदल दो, डिजिट को बदल दो, तब आप 16 का 6 भी बदलोगे और ये वाला 6 भी बदलोगे। ठीक है, ये अंतर है डिजिट इंटरचेंज में और नंबर इंटरचेंज में। और जो डायरेक्शन होगी उसमें बहुत क्लियरली ये चीज आप लोगों को मेंशन करके दी जाती है। ठीक है, तो 3 और 6 यहाँ पे संख्याओं के इंटरचेंज की बात है, तो 3 एक संख्या है यहाँ पे, तो ये बदलेगा और ये आएगा। अब हम ये वाला 3 नहीं बदल सकते, अंक बदलने की बात नहीं है। ठीक है, ये वाला 3 नहीं बदल सकते, बदल मत देना इनको, जब डिजिट इंटरचेंज की बात आएगी तो इनको बदलेंगे। ठीक है, अब देखो यहां 121 है, 121 में 27 का भाग जाता नहीं है, तो ये भिन्न बनेगा, भिन्न बनेगा तो एलिमिनेटेड। ठीक है, यहां फ्रैक्शन फॉर्मेशन हो रहा था दोनों में। यहां देखा जाए 6 और 13 को, तो 6 और 13 को अगर बदला जाए तो हमारे पास में यहां 13 और यहां 6। ठीक है, और 27 का इसके अंदर भाग देना है। ठीक है, तो 128 में 27 का भाग नहीं जाएगा। क्या होगा? भाग नहीं जाएगा। तो यहां भी हमें दिख रहा है फ्रैक्शन बनेगा। क्या बनेगा? फ्रैक्शन बनेगा, भिन्न बनेगा। तो अब सवाल आता है कि क्या हम स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं पैटर्न्स को?
क्या कोई फिक्स तरीका हमारे पास में हो सकता है जिससे इन क्वेश्चंस के अंदर हम एलिमिनेट होने वाले ऑप्शंस को जल्दी पकड़ सकें और इस तरीके से हम जो करेक्ट आंसर है उस पर जल्दी लैंड हो? ठीक है, इस तरह का प्रश्न बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और एलिमिनेशन की हम लोग जब बात करें तो जिस तरह की आपकी स्कूलिंग रही है, आपने पहाड़े वगैरह याद किए हैं, डिविजिबिलिटी की बात की जाए, जब पहाड़े और इस तरह का बेसिक्स और मल्टीप्लिकेशन मल्टीपल्स के रूप में आप अच्छा सोच पाते हो, मतलब डिवीजन और डिविजिबिलिटी के कंपेयर में मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा फास्ट होता है और उसके बेसिक रीजंस है। ठीक है, कि पहाड़े वगैरह याद करना और जो बचपन से मैथ्स को स्टार्ट करने का तरीका होता है ना, टेबल्स वगैरह से लेके सब कुछ, वो कहीं ना कहीं आपको मेंटली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना देता है मल्टीपल्स और एडिशंस वगैरह में। मतलब आपका जोड़ना माइनस करने से फास्ट होता है इन जनरल। ठीक है, आपका गुणा करना डिवीजन करने से फास्ट होता है। सिंपल डिवीजन मल्टीप्लिकेशन को हटा दिया जाए तो ये नॉर्मल टेंडेंसी रहती है। तो एलिमिनेशन करते टाइम हमको क्या मदद करेगा? कौन? किसी भी इक्वेशन में एक्सप्रेशन तो कितनी भी बड़ी हो सकती है, कौन से हिस्से की तरफ हमको देखना है उसको एलिमिनेट करने के लिए? ठीक है, तो देखो, अगर भाग जो है इसके ऊपर सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ठीक है, डिवीजन के ऊपर। और यहां ध्यान रखेंगे कि अगर कंप्लीट डिवीजन नहीं है, कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है, तो फ्रैक्शन फॉर्म होगा। क्या होगा? फ्रैक्शन बनेगा। और अगर फ्रैक्शन बनेगा, फ्रैक्शन बनेगा, ठीक है, तो जैसा कि मैं बता चुका हूं कि LHS है और RHS है। ठीक है, या तो दोनों फ्रैक्शन हो और नन, या तो दोनों ही भिन्ने हो दोनों तरफ, या दोनों तरफ ही भिन्ने नहीं हो। ठीक है, क्योंकि जब आप फ्रैक्शन एडिशन और फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन या फ्रैक्शन के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो और आपके पास किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में, ठीक है, जैसे नॉर्मल सी चीजें, भिन्न में आप इंटीजर जोड़ोगे, पूर्णांक जोड़ोगे तो भी भिन्न ही आती है, घटाओगे तो भी भिन्न ही आती है। ठीक है, भिन्न और फ्रैक्शन केवल हट तभी सकता है जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो। जब इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तभी ये फ्रैक्शन हटके और एक इंटीजर की फॉर्म ले सकता है। ठीक है, भिन्न प्लस माइनस पूर्णांक भिन्न ही आपको देता है। तो ऐसे में जब हम भाग कर रहे हैं और भाग पूरा नहीं जा रहा, भाग पूरा नहीं जा रहा, तो फ्रैक्शन बनेगा। LHS में फ्रैक्शन है तो RHS में भी फ्रैक्शन होना चाहिए। अगर RHS में एक पूर्णांक संख्या है तो आप उसको एलिमिनेट कर देते हो। ठीक है, ये आपका एलिमिनेशन का आर्गुमेंट यहां पे हो जाता है। ठीक है, एलिमिनेट कर देंगे अगर फ्रैक्शन बन रहा है, वो इसलिए क्योंकि LHS में फ्रैक्शन है, RHS में फ्रैक्शन होना चाहिए, सीधी सी बात है। और फ्रैक्शन हम कब बोल रहे हैं? जब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का एक साथ प्रोडक्ट हम लोग ले रहे हैं और वहां एक हिस्से में हमको फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगला है मल्टीप्लिकेशन पे, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गुणा। अब जो भी समीकरण होगा, LHS इक्वल टू RHS, RHS में 0 हो सकता है, कोई संख्या हो सकती है, पूरा समीकरण हो सकता है। यहां इन जनरल क्वेश्चंस के अंदर आपको यहां पे RHS जो है एक इंटीजर नंबर देखने को मिल जाएगा। समीकरण है तब तो पूरा आपको चेक करना पड़ता है कहीं ना कहीं, बट अगर यहां पे आपके पास पूर्णांक बन रहा है, RHS पूर्णांक है, तो यहां जो है
आपको आइडिया लेना होता है एलएचएस में, ठीक है। इफ टू लार्ज मल्टीप्लीकेशन या टू स्मॉल मल्टीप्लीकेशन, या तो बहुत बड़ा मल्टीप्लीकेशन आ रहा है या बहुत छोटा मल्टीप्लीकेशन आपके पास में आ रहा है, या तो बहुत बड़ा प्रोडक्ट है या बहुत छोटा है। बहुत बड़ा है बहुत छोटा, किससे कंपैरिजन है, किससे बड़ा या किससे छोटा, आरएचएस से बड़ा या आरएचएस से छोटा। इन कंपैरिजन ऑफ आरएचएस, ये तुलना किससे हो रही है, ये तुलना हो रही है आरएचएस से। आरएचएस की तुलना में अगर बहुत बड़ा गुणा एलएचएस में हो रहा है या बहुत छोटा गुणा एलएचएस में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरे समीकरण को सॉल्व किए बिना हम ये बोल सकते हैं कि एलएचएस और आरएचएस आपस में बैलेंस नहीं होगा, आपस में बैलेंस नहीं होगा। अगर यहां 500 दिख रहा है तो यहां गुणनफल से 400-500 की रेंज में पहुंचने वाला एक गुणा जरूर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको जनरली 2 अंकों की संख्याओं में ऑपरेशंस दिए जाते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन एक ऐसा हो जो आरएचएस की रेंज में आपको पहुंचा सके। या बहुत ज्यादा बड़ा है, मान लो इधर 500 आ रहा है और इधर गुणा करने पे 2500 बन रहा है, तो आप तुरंत बोलोगे कि बहुत बड़ा मल्टीप्लीकेशन हो गया, ये बैलेंस नहीं होगा, इसको चेक मत करो ऑप्शन को, केवल गुणा देख के, ठीक है। तो पहले हम भाग से देखते हैं, जहां जहां फ्रैक्शन बन रहा है उसको एलिमिनेट करेंगे, उसके बाद हम गुणा पे आते हैं और गुणा में ये देखते हैं कि अगर बहुत बड़ा मल्टीप्लीकेशन है और बहुत बड़ा प्रोडक्ट आ रहा है एलएचएस में तो बैलेंस नहीं होगा, और बहुत छोटा रह रहा है कंपैरिजन ऑफ आरएचएस तो भी वो एलिमिनेट होगा, ठीक है। इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं थर्ड, प्लस एंड माइनस, ठीक है। तो अगर हमें समीकरण दे रखा है और वहां गुणा और भाग से एलिमिनेशन नहीं हो रहा, तो एक और विजन आपको डेवलप करना पड़ता है जिसे हम नाम देते हैं अप्रोक्सीमेशन। क्या नाम देते हैं, अप्रोक्सीमेशन, इसको हम नाम देते हैं। मतलब पूरा जोड़े बिना और एग्जैक्ट कैलकुलेशन किए बिना, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन क्या है कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन करे बिना एक रफ और तेजी से चेक करके एलएचएस आरएचएस की तुलना करना, ठीक है। यानी कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन के बजाय वहां पे कर रहे हो कि एलएचएस और आरएचएस को चेक करके उनकी क्या कर रहे हो, तुलना कर रहे हो, उनको कंपेयर कर रहे हो वहां पे, ठीक है। यानी कि आपने देखा कि इधर जोड़ने पे लगभग 600 आ रहा है, इधर जोड़ने पे लगभग 1200 आ रहा है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, अप्रोक्सीमेशन से लगभग नहीं आ रहा। इधर देखा लगभग 500 के आसपास, लगभग 550 के आसपास, चेक करो इसको, ज्यादा अंतर नहीं है, बराबर आ सकता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन प्लस माइनस के साथ आपके पास में हो जाता है, ठीक है। इसमें और भी हमारे पास में आ जाते हैं, जैसे कि एक तो हमने अप्रोक्सीमेशन की बात करी, दूसरा यहां पे लास्ट डिजिट, ठीक है। आप किसी भी समीकरण की कैलकुलेशन को पूरा करने के बजाय केवल उसके लास्ट डिजिट के ऑपरेशन को कर सकते हो, ठीक है। तो लास्ट डिजिट का ऑपरेशन, क्योंकि एक अंकों की संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना बेहद आसान है और केवल थॉट प्रोसेस के लेवल पे देख सकते हैं, तो लास्ट डिजिट के ऑपरेशन से आप एलएचएस आरएचएस को तुरंत चेक कर सकते हो और यहां से आप एलिमिनेशन की तरफ जा सकते हो, ठीक है। तो इफ लास्ट डिजिट ऑफ LHS इक्वल टू नॉट इक्वल टू
RHS लास्ट डिजिट, RHS की लास्ट डिजिट के बराबर नहीं है तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो कैलकुलेशन है, ठीक है, इस तरह का सवाल है और पूरा कैलकुलेट करने के बजाय आप ये बोल सकते हो कि जो भी इनका प्रोडक्ट आएगा उसमें आप 7+3 करते हो तो आता है 10, उसका आखिरी अंक क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। आखिरी अंक आप चेक कर सकते हो, बाकी हम एग्जांपल्स देखेंगे उसमें ये चीज क्लियर होती हुई चलेगी, ठीक है। तो लास्ट डिजिट से एलिमिनेशन, अप्रोक्सीमेशन चेक करना प्लस माइनस के आधार पे, ये समीकरण के अंदर किया जा सकता है, ठीक है। लास्ट डिजिट हमने वैल्यू वाले जो क्वेश्चंस किए हैं वहां भी अगर आप पूरी कैलकुलेशन को अवॉइड करना चाहते हो और आपको विकल्प में दिख रहा है कि लास्ट डिजिट सबका अलग है तो उनमें भी लास्ट डिजिट हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी क्वेश्चन में जटिल कैलकुलेशन है तो फिर हम डिजिट सम पे भी जा सकते हैं, जो अंकीय योग है इस पर, ठीक है। तो अगर कोई भी समीकरण है LHS बराबर RHS तो LHS का अंकीय योगफल भी RHS के अंकीय योगफल के बराबर होगा, क्या होगा, LHS का अंकीय योगफल भी RHS के अंकीय योगफल के बराबर होगा, ठीक है। कब, जब हम अंकीय योगफल की बात करें तो दुनिया के कोई भी समीकरण है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में समीकरण है, तो उनका जो डिजिट सम होगा, अंकीय योगफल होगा, वो दोनों तरफ बराबर होता है। सवाल आएंगे, इसको अप्लाई करके भी देखेंगे हम लोग। ये हमारे पास में क्वेश्चंस में वो अप्रोचेस हैं, वो कॉन्सेप्ट हैं जो हमें क्वेश्चंस में अप्लाई करने होते हैं, ठीक है। देखें, प्रश्न है हमारे पास में यहां पे नंबर इंटरचेंज का, 42 भाग 7 गुणा 5 बराबर 30 गुणा 120 भाग 10 प्लस 5 गुणा 2। ये LHS और RHS दे रखा है, ठीक है। यहां इसने पूछा है कि चिन्ह तो अपनी जगह सही है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं का आपस में बदला जाना चाहिए। यानी कि समीकरण LHS बराबर RHS तभी बैलेंस होगा जब एक प्रॉपर इसके अंदर इंटरचेंज अप्लाई किया जाएगा, और दो संख्याओं का बोला है, अंकों का नहीं। तो 2 और 5 को चेंज करना है, तो 5 की जगह आ गया 2 और 5 की जगह आ गया हमारे पास 2 और 2 की जगह आ गया 5। केवल संख्या चेंज करिए, 2 को इधर नहीं छेड़ा हमने, ठीक है। तो अंकों को नहीं छेड़ना है, केवल संख्याओं को छेड़ना है। इसके बाद देखा तो इधर से आ रहा है 6, 6 दूनी 12, LHS हो गया 12 बराबर, इधर देखो 10 प्लस 10 20, 20 का भाग दोगे तो 6 और 6 गुणा 30 180। RHS टू लार्ज है तो ये एलिमिनेटेड। अगला, सात और 2 को बदला जाए तो सर यहां 2 और यहां 7, तो देखो ये आ रहा है 21 और 21 पंजे 110। इस बार LHS बड़ा हुआ है, ठीक है। इधर 7 पंजे 35 और 10 हमारे पास 45, 45 का भाग ही नहीं जाता, 45 का भाग ही नहीं जाता, लेकिन 30 के गुणा में भी है, तो ये हो जाएगा 30 गुणा 120 बटे 45, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 30 से 40 बार 80। RHS आ गया 80, लेकिन ये इक्वल तो हमारे पास में यहां पर नहीं आया। अगला 10 और 30 को बदला जाए, आपको लिखना पड़ेगा 1 बाय 1 सारे समीकरण, ठीक है। यहां 10 और यहां
30। ठीक है, तो देखो ये आ रहा है हमारे पास में 6 और 6 पंजे 30, LHS 30 है। RHS की बात की जाए तो 30 प्लस 10 40, 40 का भाग देंगे तो ये हमारे पास 3 और 10 गुणा 3 हमारे पास 30। यहाँ LHS और RHS हमारे पास में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। क्या आ रहा है, इक्वल। हमारे पास LHS और RHS यहाँ पे इक्वल आ रहा है। ठीक है, 30 बराबर 30 आ रहा है। इन सब में जब आपने चेक किया तो बदलने के बाद आप लास्ट डिजिट से जल्दी भी कर सकते हो, थोड़ा तो फास्टर आपको ये बना सकता है। जैसे आप यहां पे इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारे पास में आया 80, तो लास्ट डिजिट 0 और 0 से गुणा होगा तो लास्ट का अंक 0 बनेगा। इधर 6 पंजे 30, इधर भी 0 बन रहा है। ठीक है, खैर ये तो छोटा समीकरण रह गया, गुणा करते ही समीकरण सॉल्व हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आओ। अगला देखो, दो संख्याओं का इंटरचेंज यहाँ पे जो इसको करेक्ट बनाएगा। 15 और 5 की बात करें तो ये लो 15 आ गया 5 की जगह, 15 की जगह 5 आ गया। पूरी संख्या में चेंज करना है आपको, जैसा इसने बोल रखा है दो संख्याओं को आपस में बदलना है। 15 और 5 को बदल दिया। अब देखो 120 प्लस 15 कितना आ जाएगा हमारे पास में, 135, और इसको 8 करना है 8 गुना, तो ये तो काफी बड़ा हमारे पास में बनेगा। और प्लस 40, ध्यान से देखो, केवल इतना गुणा देख के क्या आप नहीं कह सकते कि LHS बहुत बड़ा बन जाएगा, RHS बेचारा गरीब 100 है, इसको एलिमिनेट करो, पूरा सॉल्व मत करो। ठीक है, इसको एलिमिनेट करो। अगला 2 और 8 को अगर बदला जाएगा यहां पे, ठीक है, 2 और 8 को बदला जाएगा तो यहां हमारे पास में 30 आएगा इस जगह पे, और 30 और 5 35, 35 दूनी 70, 70 में अगर 30 जोड़ेंगे 100। बिल्कुल करेक्ट, LHS और RHS एक ही एक ही टाइप के आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मान लो कि सही आंसर बाद में होता, आपको चेक करने पड़ जाते सारे विकल्प, जैसे ये बड़ा सा विकल्प है ये चेक करना पड़ जाता, तो यहाँ 240 और यहाँ 100, यहाँ 100 था। 50 प्लस 5 55, 55 को 8 से गुणा करना है तो भी ये 400 से बड़ा नंबर आएगा, LHS RHS बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ 55 गुना 8 है और 450 से बड़ी संख्या आ रही है, जबकि आपका RHS बेचारा गरीब 300 से भी छोटा है, तो इतना सफिशिएंट होता है, देखते ही आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं, उसी टाइम रुक कर इसको एलिमिनेट करें। ठीक है, 5 और 8 को अगर हम लोग बदलें तो 8 यहां, 5 यहां, 5 यहां। ठीक है, ये अगर हम बदलते तो देखिए 120 और 8, 128 गुणा 5, RHS बेचारा 100 है। इतना बड़ा गुणा दिखने मात्र से सॉल्व नहीं किया, देखो गुणा करना समय लेता है, गुणा देखते ही पता होना कि बड़ा आएगा, उतना सफिशिएंट है एलिमिनेट करने के लिए। तो ये एलिमिनेशन का प्रोसेस है। और जैसे गुणा का मल्टीप्लीकेशन है तो किस तरीके से चेक करना होता है, बहुत बड़ा मल्टीप्लीकेशन आ रहा है RHS की तुलना में या बहुत छोटा आ रहा है RHS की तुलना में, ये गुणा से एलिमिनेशन का तरीका होता है। भाग वाला होता है पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, उड़ा दो, तो यहां तो ऐसी सिचुएशन नहीं बनी भाग वाली, तो गुणा का एलिमिनेशन दिखा यहाँ पे सभी में। ठीक है, नेक्स्ट अगला हमारे पास में देखो 150 3 15 3 6 30 135, ये हमारे पास समीकरण है। ठीक है, तो इंटरचेंज अगर हम लोग करेंगे 15 को 6 से तो यहां आ रहा है 6, यहां आ रहा है हमारे पास में 15। संख्या बदलनी है, अंक नहीं। ठीक है, केवल अंक नहीं बोला यहां पे। तो अब आपने देखा ये आ रहा है 50 और 6 56, 56 में 3 का भाग दो, 56 में 3 का भाग दो। ठीक है, गुणा 15, तो ये आएगा 56 गुणा 5। ठीक है, 280 प्लस 30, 280 इतना बड़ा प्रोडक्ट है, RHS बेचारा 135, ये समीकरण इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। LHS में काफी बड़ा मल्टीप्लीकेशन है RHS की तुलना में। देखो 150 और 135 को 135 और 150 इधर, अब आप देखो कि 135 में 3 का भाग दो
5 3 8 और 1 9 बिल्कुल जाएगा। तो ये हमारे पास में 45 बार, 45 और 15 60, 60 में 3 का भाग देंगे तो आएगा 20, 20 गुणा 6 120 और प्लस 30 हो गया 150, लेकिन इधर है 155। ठीक है, 150 हमारे पास में हुआ, लेकिन हमारे पास में क्या आ रहा है यहाँ पे कि सर 155 है राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास में करेक्ट 155 था, 150 था, 150, 150 ही। तो LHS RHS बराबर है, तो यहां बी हमारे पास करेक्ट होगा। ठीक, तो एलिमिनेशन के वही आर्गुमेंट्स है हमारे पास में। तो संख्या इंटरचेंज के सवालों में आपने देखा। नेक्स्ट देखो, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। कौन सी दो संख्याएं बदली जानी चाहिए, अंक नहीं संख्या। 12 और 3 को बदलें तो यहाँ 3 है, 3 की जगह 12, 3 की जगह 12 और 12 की जगह 3, ये हमारे पास में हुआ। अब देखो ये हमारे पास 9 आ रहा है, 12 नाम 108 माइनस 126 में भाग देना है, 12 पंजे 60 और 3 63 का, ये जाएगा 2 बार। 9 माइनस 2 7, 7 प्लस 4 11, बिल्कुल करेक्ट है पहला इंटरचेंज। क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। और सिंप्लीफिकेशन में वैसे भी आपकी स्पीड बन जाएगी। आप एलिमिनेशन खोजोगे तो ऐसे सवालों में खोजोगे जहां बड़े आंकड़े हैं, 3 डिजिट के आंकड़े हैं, जिनका मल्टीप्लीकेशन वाकई में समय ले सकता है। इस तरह की कैलकुलेशन मुझे नहीं लगता आप में से किसी का भी समय लेगी। ठीक है, मान लो इसमें और विकल्प हम लोग चेक करते तो किस प्रकार से होता। मान लो 126 और 108 बड़ा इंटरचेंज है, 126 108, 3 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 108 में भाग देना है 15 और 12 27 का 4 बार प्लस 4। LHS में 42 है, RHS बेचारा गरीब 11, दिख ही रहा है यहाँ पे कि एलिमिनेशन की ओर जाएगा। ठीक है, 11 और 12 की बात करें तो सर 11 इधर 12 इस तरफ, तो यहां देखो 126 में भाग देना है 15 और 11 26 का, नहीं जाएगा। तो इतना ही देखते ही आप एलिमिनेट कर दोगे। डी डिवीजन से एलिमिनेट हुआ, ये मल्टीप्लिकेशन से एलिमिनेट हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से एलिमिनेशन आपको देखना, ये प्रैक्टिस से आएगा, आर्गुमेंट्स को बार बार सुनने से आएगी ये चीज आपके अंदर। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। कॉन्सेप्ट पार्ट हमने आज कवर किया, कॉन्सेप्ट्स, एलिमिनेशन मेथड्स। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स ऑन इक्वेशन, ये सब इस क्लास का पार्ट था। ठीक है, और इसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स इसमें देखे, और एग्जांपल्स में हमने वैल्यू कैलकुलेशन और इसके अलावा नंबर इंटरचेंज देखा है अभी तक। इसके अलावा सेवरल अदर टाइप्स हैं जो हम लोग देखेंगे, और जिसके अंदर एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करते हैं। कॉन्सेप्ट तो बोर्ड मास का वो तो लगना ही है। आर्ग्यूमेंट ऑन इक्वेशंस जो है वो किस तरीके से हम लगा पाते हैं, और उसके एग्जांपल्स हम लोग आगे देखें। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू।